तो देखो, मैथमेटिकल सेंस में जो एवरेज का मीनिंग होता है, सम ऑफ ऑल द वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। मैथमेटिक्स में तुम एवरेज को, वो वही चीज़ है ना। मैथमेटिक्स में तुम एवरेज को इस तरह से डिफाइन करते हो, जैसे अगर मान लेते हैं मेरे पास एफ एक्स वर्सेस एक्स का अगर कर्व है, एक्स की अलग अलग वैल्यूज़ पर एफ एक्स मैंने प्लॉट किया है। मान लेते हैं कर्व कुछ इस तरह से आ रहा है ऐसा। लेट्स से आई एम एनालाइजिंग द कर्व बिटवीन लेट्स से x1 टू x2, ऐसा कुछ अगर मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एवरेज को एक्चुअल में तुम कैसे समझ सकते हो, वो वाली वैल्यू रहेगी एफ एक्स की जिसके लिए एरिया अंडर द कर्व उतना ही आएगा जितना एफ एक्स के साथ आ रहा है। जैसे ये जो ग्रीन वाली जो लाइन मैंने बनाई है, इस कर्व के साथ जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है बिटवीन x1 एंड x2, वो इस वाली लाइन के साथ भी उतना ही आएगा। ऐसा तो मैं ऐसा मान सकता हूँ कि भाई एफ एक्स की यही वाली वैल्यू कांस्टेंट है ना, x1 से x2 के बीच में एफ एक्स की ये वाली वैल्यू कांस्टेंट चली है, क्योंकि एरिया पर फर्क नहीं पड़ रहा है। ऐसा एवरेज बोलने का मतलब क्या रहता है कि भाई आप एक जिसको कहते हैं ना स्टैटिस्टिक्स में, कि अगर 10 वैल्यूज़ मेरे पास अलग अलग हैं तो उन सारी वैल्यूज़ को एक वैल्यू से मैं किस तरह से रिप्रेजेंट करूँगा, सच दैट द सम ऑफ द क्वांटिटीज़ रिमेन द सेम। तो वो जो सम ऑफ द क्वांटिटीज़ है वो क्या है, वो एरिया अंडर द कर्व है, इंटीग्रल है, ठीक। तो अगर अभी मुझे मान लेते हैं, यहाँ पर देखो एवरेज का जो फंडामेंटल मीनिंग है उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बाकी बेसिक मैथमेटिक्स है, कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें। देखो यहाँ पर x की अलग अलग वैल्यूज़ पे f(x) की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही है, समझ पा रहे हो। ये जैसे मैंने ये x अगर उठाया, फ़र्ज़ करो ये x उठाया, f(x) की ये वाली वैल्यू आ रही है, ये x अगर मैं उठाऊँगा f(x) की ये वाली वैल्यू आएगी, ऐसा, ठीक। तो अलग अलग x पर मेरे पास अलग अलग f(x) की वैल्यू आ रही है। तो एवरेज से बेसिकली मैं क्या फाइंड आउट करता हूँ, किसी फंक्शन के एवरेज से मैं क्या फाइंड आउट करूँगा। अगर मैं ऐसा, मेरे को एक ऐसी वैल्यू होना, मेरे को अलग अलग वैल्यूज़ नहीं होना, x की अलग अलग वैल्यूज़ अगर मेरे पास आते जा रही है, x की अलग अलग वैल्यूज़ पर f(x) की, जाहिर सी बात है अलग अलग वैल्यूज़ ग्राफ से मैं देख सकता हूँ, वो सारी इंस्टेंटेनियसली अलग अलग वैल्यूज़ है ना। मेरे को ये सब नहीं होना, मेरे को ये चीज़ होनी कि पूरे इंटरवल के दौरान मेरे को आप ऐसा एक वैल्यू पकड़ के बताओ कि अगर मैं उस वैल्यू को लेकर चलता हूँ कि f(x) की वही कांस्टेंट वैल्यू अगर मान के चलता हूँ तो एरिया मस्ट रिमेन सेम। ऐसा, जैसे इसको एक साधारण से एग्जांपल, एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल से मैं समझा कर, ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। मान लेते हैं एक ट्रक वाला है, ट्रक ड्राइवर है, तो वो गाड़ी जब चला रहा है डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए, लेट से किसी सोर्स से उसने शुरू किया और किसी डेस्टिनेशन तक उसको जाना है, तो जाहिर सी बात है अलग अलग टाइम इंस्टेंट्स पर उसकी स्पीड अलग अलग रहेगी। जैसे इसको तुम इमेजिन कर लो, तो ये रही लॉरी की स्पीड का वेरिएशन विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, T1 से T2 तक मैं स्पीड का वेरिएशन देख रहा हूँ, ठीक है, लॉरी का। अब किसी ने अगर उससे पूछा लॉरी वाले से कि भाई कितनी स्पीड पर तुम चले हो, तो वो कैसा बताएगा, पकड़ ले मैं एक एवरेज स्पीड पर चला हूँ। ऐसा वो हो सकता है किसी मोमेंट पर 10 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा, किसी मोमेंट पर 100 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा। तो एक एवरेज स्पीड की जब हम लोग बातचीत करते हैं तो वो वैल्यू क्या बताती है हमें, कि अगर वो उसी कांस्टेंट स्पीड से अगर चला रहता, ये एवरेज का बेसिक मीनिंग है, फंडामेंटल मीनिंग, कि अगर वो उसी स्पीड से अगर चला रहता पूरी जर्नी के दौरान, अगर मैं ऐसा मान लूँ कि वो उसी स्पीड से चला पूरी जर्नी भर, देन ही हैज़ कवर्ड, मतलब उतना ही डिस्टेंस वो कवर करेगा। अलग अलग स्पीड से वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, इतनी जितना इसका एरिया अंडर द कर्व रहेगा, ठीक है। स्पीड टाइम कर्व का जो एरिया अंडर द कर्व रहता है, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक, दिस इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड। ये तुम्हारे पास समझने भर के लिए है। अब अगर मैं उस ट्रक ड्राइवर से उसकी एवरेज स्पीड अगर पूछूंगा तो वो एक ऐसी स्पीड बताएगा मेरे को सच दैट उसी सेम टाइम इंटरवल में अगर उसी स्पीड के साथ मैं मानकर चलूं कि वो कॉन्स्टेंटली जा रहा है T1 से T2 के दौरान, तो भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड उतना ही आएगा, यानी एरिया अंडर द कर्व उतना ही आएगा। ये होता है एवरेज का मीनिंग। अलग अलग इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़, जाहिर सी बात है जैसे जैसे एक्स वेरी कर रहा है, फिर यहाँ इस केस में टाइम वेरी कर रहा है, अलग अलग स्पीड्स की अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। पर एवरेज वैल्यू क्या करती है कि इट मेक्स द फंक्शन यूनिफॉर्म, ऐसा तुम समझ लो। एक स्टैटिस्टिकल वैल्यू है ना ये, है ना,
स्टैटिस्टिक्स में अपन यही तो करते हैं, जो गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस रहता है हम लोगों के पास, उसको किसी एक वैल्यू से अप्रॉक्सीमेट कर देते हैं। तो यहाँ देखो कितना अच्छा ये स्टैटिस्टिकल डाटा अपने को दे रहा है कि अगर मैं उसका मान लेता हूँ कि एक कांस्टेंट स्पीड, ये वी एवरेज ऐसा मान लेते हैं अगर, कि उस ट्रक ड्राइवर की ये वी एवरेज, ये कांस्टेंट स्पीड अगर है, तो कब मैं कहूँगा कि ये वी एवरेज है? तब जब ये वाला जो पूरा एरिया है, ये वाला एरिया, दैट बिकम्स इक्वल टू द पिंक एरिया, तब मैं बोलूँगा कि हाँ ये वी एवरेज है। ऐसा कोई ना कोई तो ऐसा एक वैल्यू कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी स्पीड की, सच दैट ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, है ना। कौन सी कंडीशन? कि वी एवरेज डिस्टेंस ट्रैवल्ड मस्ट रिमेन सेम, T2 माइनस T1 मस्ट बी इक्वल टू वी डी टी, ठीक, T1 से T2। दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ये भी डिस्टेंस ट्रैवल्ड है ना, और ये भी दिस इज ऑल्सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड, ठीक, दोनों ही डिस्टेंस ट्रैवल्ड है। मैं ऐसा मान रहा हूं ना कि वो वी एवरेज से जा रहा है, और कितने टाइम तक जा रहा है? T2 माइनस T1 टाइम तक जा रहा है ना। तो उसमें वो कितना चलेगा? इतना चलेगा। और अलग अलग ये कैसा इंस्टेंटेनियस स्पीड है ना, ये वाली जो वी है ये इंस्टेंटेनियस स्पीड है। तो अगर इसी स्पीड से अगर वो पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है, तो वाया इंटीग्रेशन मैं निकाल सकता हूँ कि उसने टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, एरिया अंडर द कर्व इनफाइनाइट समेशन के कंसेप्ट से, ठीक बात। अच्छा, तो ये है एवरेज का फंडा, ये होता है एवरेज का फंडा। तो किसी भी फंक्शन का एवरेज अगर निकालना हो तो मैं ऐसा कर सकता हूँ उसमें, एरिया अंडर द कर्व के कंसेप्ट से। जैसे इसको अगर मैं कहता हूँ कि ये एवरेज वैल्यू है ना, एफ एक्स की ये एवरेज वैल्यू है, तो एफ एक्स की एवरेज वैल्यू को लेट से मैं एफ नॉट एक्स बोल देता हूँ, या फिर ऐसा बोल देते हैं इसको, ये हो गया एफ नॉट एक्स ऐसा। तो एफ नॉट एक्स टाइम्स T2 माइनस X2 माइनस X1 कितना हो जाएगा? X2 माइनस X1, दिस शुड बी इक्वल टू एफ एक्स डी एक्स, है ना, X1 से X2, ठीक। इसका एक मैथमेटिकल सिंबल भी रहता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एवरेज वैल्यू ऑफ एफ एक्स को इस तरह से भी डिनोट करते हैं, ये कुछ ऐसा डिनोट होता है, ये ऐसा ऐसा इस तरह के एंगुलर ब्रैकेट्स आप बना दो एफ एक्स के आजू बाजू, ये एवरेज वैल्यू रहती है, ठीक है। दिस इज द एवरेज वैल्यू, ठीक। तो एवरेज ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय X1 से X2 एफ एक्स डी एक्स डिवाइडेड बाय X2 माइनस X1, ठीक। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। अच्छा, अब अगर मेरे पास साइनोसॉइडल करंट अगर है, ठीक, तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या रहेगी भाई? एवरेज वैल्यू ऑफ आई नॉट साइन ओमेगा टी कितना हो जाएगा बाय डेफिनेशन अगर देखा जाए? तो ये चीज़ कुछ ऐसी है, ये चीज़ कुछ ऐसी है। तो अगर मैं हाफ साइकिल, पहले हाफ साइकिल में अगर निकालता हूँ, लेट्स से ये 0 से t ऐसा जा रहा है ना, तो यहाँ पर आएगी कुछ एवरेज वैल्यू फर्स्ट हाफ साइकिल के लिए। फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल यहाँ देखो, ये कौन सा टाइम है? ये है t/2 और ये हो गया तुम्हारा कैपिटल T। एक साइकिल इसी को बोलते हैं, एक टाइम पीरियड। एक टाइम पीरियड कितना रहता है? 2π/ω। दिस इज टाइम टेकन बाय द इलेक्ट्रिक कॉइल टू कंप्लीट 1 रिवोल्यूशन। AC जनरेटर, डायनेमो, उस पर हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में बातचीत की है, 10th क्लास में तो विस्तार पूर्वक बातचीत की है, ठीक। तो कैपिटल T/2 कितना हो जाएगा मेरा हाफ साइकिल? फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल आई एवरेज मैं ऐसा निकाल सकता हूँ, ये चीज़ हो जाएगी 0 से t/2 है ना, आई डी टी डिवाइडेड बाय t/2, है कि नहीं, टाइम इंटरवल, ठीक है। तो मैं एवरेज पहले यहाँ से यहाँ तक के निकाल रहा हूँ, ये यहाँ से यहाँ तक के निकाल रहा हूँ।
फर्स्ट हाफ साइकिल इज दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक, ये दिस इज फर्स्ट हाफ साइकिल। ठीक, तो इसके लिए ये जो एवरेज वैल्यू आ रही है देख लेते हैं कैलकुलेट करके। आई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी ठीक है, ये हो जाएगा आई नॉट साइन ओमेगा टी का तुम्हारा हो जाता है माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक, ये हो जाएगा तो 1 माइनस, है ना, जब पाई बाय ओमेगा पुटअप करोगे तो आएगा 1, फिर आएगा माइनस, तो ये जाएगा 1। ठीक है, ये हो गया पाई बाय ओमेगा, तो ये चीज़ आ जाता है 2 ओमेगा बाय पाई नॉट। ओमेगा आएगा क्या? अच्छा, इसके डिफरेंशियल में कॉस माइनस कॉस ओमेगा टी तो आएगा ही आएगा, एक ओमेगा का फैक्टर यहाँ पर मैंने छोड़ दिया है। साइन ओमेगा टी को जब तुम डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे 1 अपॉन ओमेगा भी तो ये भी तो आएगा ना। ठीक, तो ये इसको यहाँ लिख लेते हैं, तो ये ऐसा लिख लो, तो एवरेज वैल्यू इतनी हो जाती है। ठीक, दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, है ना। ये जो फैक्टर है 2/पाई, इसकी वैल्यू तुम्हें हर वक्त हमेशा याद होनी चाहिए। दिस इज 0.637 आई नॉट। ठीक, ये ध्यान रखना थोड़ा। दिस इज द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। तो फर्स्ट हाफ साइकिल में जो ये चीज़ आ रही है मेरे पास, यहाँ देखो, ये जैसे मेरा साइनोसॉइडल करंट है, तो ये यहाँ कहीं कुछ रहेगा, है ना, 0.637 आई नॉट। ये एवरेज वैल्यू है मेरे पास करंट की। इसका मतलब कि ये वाला एरिया अगर मैं निकालता हूँ, ये वाला पूरा एरिया, तो ये किसके बराबर आएगा? ये एरिया ये इस पूरे के बराबर आएगा कि कैसा? नहीं, वो इसके बराबर आएगा। देखो, ये जो तुम्हारे पास पूरा जो लूप का जो एरिया है ना, ये वाला लूप का एरिया और ये जो एरिया है, अच्छा, अब ज़रा सोचने वाली बात है, जैसा हम लोगों ने डिफ़ाइन किया था एवरेज को, उस हिसाब से अपनी जो एवरेज वाली लाइन है वो कहाँ आनी चाहिए? कुछ करीब यहाँ पर आएगी कहीं, कुछ मिनिमम, जो मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू से बीच की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी। ठीक, तो यहाँ तुम देख सकते हो ये चीज़ कैसी आ रही है। देखो, ये कैसा आ रहा है? देखो, ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरा फंक्शन है हाफ साइकिल का, और उसमें जो एवरेज वैल्यू आ रही है वो मेरे पास ऐसी आ रही है। ऐसा क्यों? मतलब अगर मैं देखूं तो एवरेज वाली जो लाइन है उसके अंडर का जो एरिया अंडर द कर्व है, क्या वो इसके बराबर होगा क्या कभी? ये पूरा लूप के एरिया के बराबर? तो जो लूप का एरिया है वो तो हमेशा ही ज़्यादा ही रहेगा। जैसे अभी जो मेरा फंक्शन है, यहाँ देखो, ये है ना, ये वाला जो पूरा एरिया है, ठीक, हाँ, ये वाला जो पूरा एरिया है, इसमें तुम्हें ये नहीं भूलना है कि ये वाला एरिया भी इंक्लूडेड है। यहाँ देखो, दिख रहा है? ये देखो, ये संभाल लेगा। ये जो एवरेज वाली लाइन का जो एरिया है वो ये पूरा रहेगा। ठीक, तो ये जो एरिया है, पीला वाला एरिया, वो बराबर रहेगा इस वाले एरिया के बराबर। ठीक, एरिया अंडर लूप, एरिया अंडर द लूप, ये कैसा है? आई डी टी, है ना, ऐसा T1 से T2, या फिर मैं कहूँ 0 से पाई बाय ओमेगा, 0 से कैपिटल T/2, 0 से कैपिटल T/2। ये है एरिया अंडर द लूप। और इधर ये वाला एरिया कौन सा एरिया? देखो, ये है आई एवरेज है,
तो ये है मेरे पास आई एवरेज टाइम्स T/2 माइनस 0, ये वाला एरिया है। ठीक, एरिया अंडर द एवरेज लाइन। ठीक, तो ये दोनों एरिया बेसिकली बराबर रहेगा, यही एवरेज का मेरा कंसेप्ट है। ठीक है, अच्छा, एवरेज का बेसिक कंसेप्ट यही है। अच्छा, अगर मैं फुल साइकिल के लिए एवरेज की वैल्यू अगर निकालता हूँ तो वो कितनी आ रही है? ये तो हो गया हाफ साइकिल के लिए, दिस इज़ फॉर द फर्स्ट हाफ साइकिल। तो यहाँ पर तुम देखो, सिमेट्री से तुम ये देख सकते हो कि अगर फुल साइकिल के लिए अगर मैं एवरेज वैल्यू की कैलकुलेशन अगर करने जाऊँगा तो यहाँ देखो, जितना एरिया यहाँ पर है ये ऊपर, उतना ही एरिया ये यहाँ पर है नीचे। एवरेज वाली लाइन इज़ दिस, यानी कि 0, क्योंकि जो एरिया अंडर द कर्व है, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ बोथ द लूप्स, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ बोथ द लूप्स, नेट एरिया इक्वल 0। तो अगर मैंने एवरेज वाली लाइन इसके ऊपर बनाई तो कुछ ना कुछ एरिया अंडर द कर्व जनरेट हो जाएगा। अगर मैंने लाइन नीचे अगर बनाई तो कुछ ना कुछ नेगेटिव एरिया जनरेट हो जाएगा। तो नाइदर आई कैन क्रिएट द एवरेज लाइन अबव द हॉरिजॉन्टल एक्सिस नॉर बिलो इट। तो मुझे एवरेज लाइन एक्चुअल में हॉरिजॉन्टल एक्सिस से कंसाइड करनी पड़ेगी सो दैट नो एरिया इज जनरेटेड। ठीक, देयरफॉर इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ द एवरेज लाइन needs to coincide with horizontal axis। समझ रहे हो, है ना? so that no area is generated, so that no area is generated। ठीक, कोई एरिया जनरेट नहीं करना मैं। एरिया कितना जनरेट हो रहा है देखो, यहाँ से ये वाला एरिया प्लस में, ये वाला एरिया उतना ही माइनस में, ड्यू टू सिमेट्री ऑफ द लूप्स। करके भी अगर देखोगे तो वो वैसे ही आ जाएगा। ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये है ओवर फुल साइकिल। ओवर फुल साइकिल एवरेज अगर मैं उठाता हूँ तो वो कितना आ रहा है? तो ये दिस इज़ ग्राफिकल एनालिसिस, दिस इज़ ग्राफिकल एनालिसिस। और अगर तुम एल्जेब्रिकली अगर देखना चाहो तो भी देख सकते हो, करके देख लेना, वो अपने आप आ जाएगा तुम्हारे पास। 0 से 2π/ω बराबर कैपिटल T, अगर तुम IDT अगर करके देखोगे डिवाइडेड बाय कैपिटल T, यानी कि कितना 2π/ω अगर तुमने किया, जहाँ की I क्या है, I0 sin ω/t। ठीक, तो ये हो जाएगा I एवरेज ओवर 1 फुल साइकिल। ये चीज़ आ जाएगी 0, करके देख लेना। अब मैं उसमें कैलकुलेशन में जा रहा हूँ। तो हाफ साइकिल के लिए अलग आ रहा है और फुल साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू ऑफ करंट अलग आ रही है। ठीक, तो उसमें तुम ऐसा देख सकते हो कि नेक्स्ट हाफ साइकिल के लिए, जैसे पहले हाफ साइकिल के लिए इतना एवरेज आता है 0.637 और दूसरे हाफ साइकिल के लिए इतना एवरेज आता है। तो दोनों का अगर एवरेज करोगे तो वो 0 हो जाएगा। ऐसा भी देख सकते हो, एवरेज की तो यही गेम है। इसी तरह से सिमिलरली EMF एवरेज वो भी निकाला जा सकता है। कैसे कर लोगे? एवरेज EMF कैन बी डिफाइंड टू बी EDT अपॉन टाइम इंटरवल जो भी तुम्हारा है, T1 से T2, ऐसा कुछ काम। इस तरह से एवरेज EMF भी निकाला जा सकता है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण बात है ना कि ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम तुम्हारे पास जो डिनोमिनेटर है दैट टेंड्स टू इन्फिनिटी, T2 माइनस T1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक, देयरफॉर एवरेज वैल्यूज टेंड टू 0।
अब एक्चुअल में होता ये है कि जो न्यूमरेटर है दैट इज़ फाइनाइट ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, क्योंकि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस होते रहता है। तो अगर तुम बहुत लंबे टाइम इंटरवल में अगर एवरेज ठोकोगे तो वो जीरो नहीं आएगा, मतलब फाइनाइट वैल्यू आएगी। बट नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो इतना बड़ा हो जाता है ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, जाहिर सी बात है कि एवरेज वैल्यू हम ज़ीरो लेंगे, समझे। न्यूमरेटर इंटीग्रल आई डी टी T1 से T2 या फिर ई डी टी T1 से T2 रिमेंस फाइनाइट, क्योंकि अल्टरनेटिंग है वो, तो प्लस माइनस एरिया है, तो उतना एरिया ना तो बढ़ता है ना तो घटता है, ऐसा समझ गए, ड्यू टू अल्टरनेटिंग नेचर। ठीक है ना, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू होगी ना तो बहुत ज़्यादा घटेगा वो, लेकिन T2 माइनस T1 में T2 तो बढ़ता जा रहा है, तो T2 माइनस T1 टेंड्स टू इन्फिनिटी। ठीक है, जो डिनोमिनेटर है दैट शूट्स अप, वो बढ़ता जाता है, भगता जाता है, तो एवरेज वैल्यू इज़ ज़ीरो ओवर अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम, ये बात ध्यान में रखना। एवरेज वैल्यूज़ of current and EMF are zero over a sufficient time interval। ठीक, ये ध्यान में रखना, over a sufficient lengthy time interval, ध्यान रखोगे इस बात का। अब इसी प्रकार से आरएमएस वैल्यू पर आते हैं हम लोग, करंट की आरएमएस वैल्यू। तो डेफिनेशन पर पहले मैं तुम्हें बता दूं, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट बेसिकली इट इज़ दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट which dissipates the same amount of heat as dissipated by अल्टरनेटिंग करंट। जो एक्चुअल करंट है जो सर्किट में फ्लो कर रहा है वो तो ये है ना, दिस इज़ द एसी करंट, दिस इज़ द एसी करंट, अल्टरनेटिंग करंट ये एसी है। अल्टरनेटिंग करंट बोलना, एसी करंट बोलना ठीक नहीं है क्योंकि उसी में वो करंट आ चुका है, ये एसी है। अच्छा, तो अज्यूम सर्किट में से मान लेते एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, उसमें लेट से एक कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, I बराबर IRMS। ठीक है, ये डीसी करंट है, दिस इज डीसी। तो ऐसा अज्यूम करने पर हीट ये कितनी साहब डिसिपेट कर रहे हैं वो कैसे निकालोगे, I स्क्वायर आर टी। मान लो T1 से तुमने ऑब्जर्वेशन शुरू की अप टू T2 तुम ऑब्जर्वेशन अपनी चला रहे हो, तो दिस इज़ द हीट डिसिपेटेड बाय दैट अज्यूम्ड डीसी करंट। मैं एक ऐसी डीसी करंट की वैल्यू खोज रहा हूँ, है ना, जो T1 से T2 टाइम इंटरवल में उतनी ही अमाउंट ऑफ हीट डिसिपेट करेगी जितना एसी करंट हीट डिसिपेट कर रही है। तो हीट डिसिपेटेड बाय एसी करंट, भाई एसी करंट होगा तो करंट तो फ्लो कर रहा है ना रजिस्टर में से, तो हीट तो डिसिपेट होगी ये तो पक्की बात है। तो हीट डिसिपेटेड कुछ एसी करंट के द्वारा है, कुछ डीसी करंट के द्वारा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई हीट डिसिपेटेड बाय एसी करंट कितना होगा, वो इतना हो जाएगा तुम्हारे पास I स्क्वायर आर डी टी। दिस इज़ द स्मॉल हीट डिसिपेटेड, है ना, अक्रॉस द रजिस्टर। तो उसको इंटीग्रेट कर लेते हैं T1 से T2 ऐसा। तो इतनी अमाउंट ऑफ हीट अगर एक दूसरा कांस्टेंट करंट भी डिसिपेट कर रहा होगा तो वो कांस्टेंट करंट की वैल्यू मेरे को फाइंड आउट करनी है। ठीक, मैं इस चीज़ को लिख देता हूँ, RMS करंट इज दैट वैल्यू ऑफ RMS करंट इज दैट वैल्यू ऑफ कांस्टेंट करंट
which dissipates the same amount of heat as dissipated by the actual current. समझ ली बात? तो हीट डिसिपेटेड बाय एक्चुअल करंट, हीट डिसिपेटेड by the actual current is this value, and heat dissipated by that assumed current, constant current है ना, is that value of constant current which dissipates है ना. तो ये this is the heat dissipated by that assumed value of current. ठीक. अच्छा, ऐसा क्यों करते हैं, इस RMS वैल्यू की क्या सिग्निफिकेंस है, ये मैं अगले वीडियो में बताऊंगा. अभी सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैथमेटिक्स से डील कर रहे हैं. तो RMS की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही अगर मैं उसकी वैल्यू अगर निकालने जाऊं RT, तो वो आ जाएगा मेरे पास कुछ यूँ, I² RTT. तो इससे देखो R और R तो कॉन्स्टेंट्स हैं, वो कट जाएंगे. ठीक है. और उसके बाद मेरे पास RMS की जो वैल्यू है वो आ जाएगी I² dt T1 से T2 माइनस T1. ठीक. तो इसका जो अंडर रूट है ये हो जाएगा मेरे पास द वैल्यू ऑफ RMS करंट. ठीक. इसको वर्चुअल करंट भी बोलते हैं क्योंकि है तो अज्यूम्ड करंट, ऑल्सो नोन एज वर्चुअल करंट. ये वर्चुअल करंट के नाम से भी जाना जाता है. अज्यूम्ड करंट है ना. कौन सा अज्यूम, कैसा अज्यूम्ड करंट है, ये वो कांस्टेंट करंट है. एक बात तो ध्यान में रखना, दिस इज़ द कांस्टेंट करंट. डीसी करंट भी तुम बोल सकते हो. सो कांस्टेंट करंट बोले तो डीसी करंट, दिस इज़ द कांस्टेंट करंट डीसी करंट, कि वो अज्यूम्ड वैल्यू जिसके लिए हीट डिसिपेटेड समान आवेगा. ऐसा मतलब इसको बोलने का मतलब ये है, जैसे मान लेते हैं स्टॉप क्लॉक मैंने मान लेते अभी से शुरू की और 1 मिनट बीत गया, तो मेरे सर्किट में जितनी हीट डिसिपेट हुई, जिस सर्किट में एसी करंट है उसमें जितनी हीट डिसिपेट हुई, और जो RMS करंट वर्चुअल करंट जो हीट डिसिपेट करके देगा, दोनों के दोनों समान होंगे. मतलब अगर सर्किट में लेट्स से ये करंट है, एसी करंट है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का इस तरह से दिखाया जाता है, ये सिंबल है. तो इसमें कुछ हीट डिसिपेट होगी, मान लेते हैं H हुई हीट डिसिपेट. तो मैं ये बोल रहा हूँ कि आप वर्चुअल करंट दौड़ा दो. ऐसा मान लेते हैं वर्चुअल करंट जा रहा है RMS करंट. अब बोलो हीट कितनी डिसिपेट होगी सेम टाइम इंटरवल में, H ही. सेम हीट इज डिसिपेटेड इन सेम टाइम इंटरवल. ये तुम्हारा है E0 sin ओमेगा t. ठीक. तो ये है कंसेप्ट तुम्हारा RMS करंट का. ठीक है. अच्छा, तो ये बात है. अब RMS करंट की जो वैल्यू है ओवर हाफ साइकिल और ओवर फुल साइकिल तुम अगर निकालोगे तो वो समान ही आएगी. निकाल कर देख सकते हो, मैं तुम्हें शो कर देता हूँ. ओवर हाफ साइकिल RMS करंट की जो वैल्यू आएगी हो जाएगा I² dt स्क्वायर वैल्यूज़ का मीन. ठीक है. तो बेसिकली IRMS इज स्क्वायर्ड, I² का मीन, I² का एवरेज, ऐसा बोलो इसको, ऐसा. ठीक. एंड देन उसके बाद उसका अंडर रूट. इसको कैसे रीड करना, पहले स्क्वायर करेंगे, करंट स्क्वायर्ड. ठीक. करंट को पहले स्क्वायर करो, फिर एवरेज ले लो, टेक एवरेज. देन क्या करो, फिर रूट ले लो, टेक रूट. देन
टेक रूट, समझे? तो इस तरह से याद रखने में आसानी होगी, वरना तो साला फॉर्मूला ही भूल जाओगे तुम। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो गया आई स्क्वायर तो कर लिया मैंने। अच्छा, आई स्क्वायर करने के बाद आई स्क्वायर कर लिया। आई स्क्वायर का एवरेज अगर करना है तो आई स्क्वायर डी टी T1 से T2 है ना, T2 माइनस T1 ऐसा, समझ गए? और फिर उसका अंडर रूट, ये ऐसा हो गया। दिस इज़ द RMS करंट, ठीक? मतलब स्क्वायर एवरेज ऑफ आई स्क्वायर, मतलब कैसा? आई स्क्वायर का एवरेज, जो अंदर का जो मसाला है वो क्या है? आई स्क्वायर का एवरेज है। वो एंगुलर ब्रैकेट क्या डिनोट कर रहा है? आई स्क्वायर का एवरेज। और आई क्या है? साइनसोइडल करंट है, ठीक? तो ओवर हाफ साइकिल तुम कैसे करोगे? ये उसकी समरी हो गई। ओवर हाफ साइकिल को तुम नीचे ले लो, इधर ऐसा कर लेते हैं। तो ये बेसिकली बम्पर समरी हो गया अपना, ठीक है? अच्छा, तो अभी हाफ साइकिल पर आते हैं। हाफ साइकिल में क्या करना है अपने को? तो पहले तो करंट का स्क्वायर करेंगे, बस उसमें आई स्क्वायर करेंगे, उसका एवरेज लेंगे। हाफ साइकिल मतलब 0 से पाई बाय ओमेगा, ठीक, डिवाइड बाय पाई बाय ओमेगा, ये हो जाएगा आई RMS की वैल्यू। कितना आ रहा है देख लो, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी डिवाइडेड बाय पाई बाय ओमेगा, ये हो जाता है 0 से पाई बाय ओमेगा, ठीक? तो साइन स्क्वायर को तो तुम ऐसे कर सकते हो, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2 डी टी आई नॉट स्क्वायर, मैं नीचे खाली पाए लिख रहा हूँ बिकॉज वो ओमेगा ओमेगा कट जाएगा, ठीक है? अच्छा, तो ये हो जाता है आई नॉट स्क्वायर बाय पाए, और यहाँ चीज़ आ जाएगी 0 से पाई बाय ओमेगा, ये हो जाएगा तुम्हारे पास। इसको कैसा कर लो, T/2 कर लो, ये ठीक है ज़्यादा। अच्छा ठीक है, चलो ऐसे ही रहेंगे यार। तो ये कितना हो जाएगा, dt/2 यानी T/2 हो गया, तो पाई/2 ओमेगा, तो यहाँ हो गया माइनस, अब साइन कितना कर लेंगे, इसको पाई को बाहर रख लिया, हाफ, ठीक जा रहा है सब कुछ, आई नॉट स्क्वायर ठीक है सब। साइन 2 ओमेगा टी इंटीग्रेशन अगर तुम करोगे कॉस 2 ओमेगा टी का, तो ये इतना आएगा। इसको अगर तुम 0 से पाई बाय ओमेगा अगर करोगे तो 0 ही फूटना है, पक्का है मेरा 100%, ठीक है? तो करके देख लो, ये जैसे इसमें तुम पाई बाय ओमेगा रखोगे, यहाँ तुम जब पाई बाय ओमेगा रखोगे कितना हो जाएगा, 2 पाई, वो भी 0 है, और 0 पे तो 0 रहेगा ही, तो ये चीज़ पूरा मर जाएगी तुम्हारे पास, दिस बिकम 0। तो ये मसाला आ जाता है आई नॉट स्क्वायर, पाई और पाई तो सरका लो, ठीक है? तो ये ओमेगा कहाँ से टपका गए, ओमेगा का भी कुछ बंदोबस्त करना पड़ेगा। एक मिनट, पाई बाय एक्स, ओमेगा यहाँ से मैंने सरकाया क्यों, ठीक है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, अच्छा रुको अभी इसको यहाँ पर रहने दो। तो ये देखो, ये जो ओमेगा है ये यहाँ पर रहने दो, क्योंकि अभी ये इंटीग्रेट किया नहीं है मैंने, तुम देख लेना। मैं वैसे शुरुआत में मैंने ये कहा था कि साइन स्क्वायर ओमेगा टी को जब तुम इंटीग्रेट करोगे, तो अभी मैंने इंटीग्रेट किया नहीं है, तो एक्चुअल में ये जब ऊपर उछलेगा तब इसके साथ कट जाएगा फिर बाद में, समझे? तो करके देख लेना तुम, कैलकुलेशन है वो बड़ी आसान सी। तो ये ओमेगा मैं यहाँ से सरका रहा हूँ, क्यों ऐसा, क्योंकि ये वाला जो ओमेगा है ना वो इसको ले डूबेगा, समझ रहे हो? करके देख लेना तुम, बहुत ही सादी सी कैलकुलेशन है, वो हो जाएगा। अगर मेरा वाला काम तुमको नहीं समझ में आया है, किस तरह से मैंने इवेलुएट किया, तो इतना सादा सा डेफिनेट इंटीग्रल अगर तुमसे नहीं बना तो डूब मरो। तो RMS वैल्यू इतनी आ जाती है, इतना। अब इसका अंडर रूट भी लेना है तुमको, ये मत भूलना, पूरा अंडर रूट के अंदर है,
है ना। तो ये पूरा है साहब अंडर रूट के अंदर, ठीक। तो इसका अंडर रूट लेना है मेरे को, वो मत भूलना, इसका अंडर रूट उठाना है। तो ये चीज़ कितनी हो जाएगी, I0/√2, ये हो गया एवरेज वैल्यू ना। तो IRMS आ जाता है ओवर 1/2 साइकिल इतना, ठीक है, इतना आ जाता है ओवर हाफ साइकिल, ठीक। अच्छा एक सेकंड रुकोगे। ठीक है, तो हाफ साइकिल के लिए तो मेरे पास RMS वैल्यू आ गई है। अब ये 1/√2 वाली जो वैल्यू है दैट इज़ 707 आता है, ये 0.707, ये याद रखना दो, ठीक। ये वैल्यू याद रखना, 1/√2 इज़ 0.707, दिस यू नीड टू रिमेंबर। फुल साइकिल के लिए भी इसकी वैल्यू तुम निकाल सकते हो, ओवर 1 फुल साइकिल जो इसकी वैल्यू होगी सेम ही आती है वैसे, तुम करके देख लेना यार। अब I²dt/2π/ω करके देख लेना तुम, उसका अंडर रूट जब तुम करोगे तो वो उतना ही आ जाएगा, I0/√2 ही आ जाएगा, ठीक है। दिस रिमेन्स सेम ओवर फुल साइकिल एज वेल एज ओवर ईच हाफ साइकिल, ठीक है। ध्यान रखना द RMS वैल्यू, ये तो मुझे तो पता ही है, the RMS value of alternating current over half cycle or full cycle is same, ध्यान रखोगे बात। and this is also valid for a long time, ठीक। मतलब चाहे टाइम को तुम कितना भी बढ़ा लो, कितने भी नंबर ऑफ साइकिल्स लगा लो, उसमें RMS वैल्यू समान ही रहती है, वो I0/√2 ही रहेगी, ठीक। 100 साइकिल 150 साइकिल कितना भी तुम कर लो, RMS वैल्यू रिमेन्स द सेम, है ना। तो इसी तरह से तुम सिमिलरली RMS वैल्यू ऑफ EMF कैन ऑल्सो बी डिफाइंड, तो वो हो जाएगा मेरे पास E²dt/T2 - T1, ठीक। T1 से T2 और फिर उसका अंडर रूट लेना नहीं भूलना आपने, ठीक। इस तरह से मैं RMS वैल्यू ऑफ EMF भी डिफाइन कर सकता हूँ। अच्छा, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताना चाह रहा था। देखो क्या होता है, जो DC एमीटर और वोल्ट मीटर होते हैं दे कैन नॉट मेजर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग EMF, ठीक। वो ज़ीरो रीडिंग ही दिखाएंगे बिकॉज दे इवेलुएट या फिर दे कैलकुलेट एवरेज वैल्यू। तो इसके लिए हम लोग AC एमीटर और AC वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो उन्हें हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स मतलब कहा जाता है। हॉट वायर इसलिए बिकॉज कुछ एक्शन से मतलब थर्मोकपल और थर्मो EMF वगैरह जनरेट वो सब होता है, तो उसमें अपने को जाने की ज़रूरत नहीं है अभी उतना डिटेल में कि किस तरह से वो मेजर करते हैं। लेकिन इतना तुम मान कर रखो कि AC एमीटर या फिर वोल्ट मीटर आर डिफरेंट फ्रॉम जो तुम्हारा DC एमीटर या DC वोल्ट मीटर होता है उससे। ये हॉट वायर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सिंपल सादा मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स होता है, ठीक। तो बेसिकली जो तुम्हारा, इसको मैं अगले वीडियो में थोड़ा सा और इस पर अच्छे से बातचीत कर लूँगा। वैसे ये वीडियो थोड़ा सा अननेसेसरी लंबा हो गया, यहाँ पर मैथमेटिक्स थोड़ी सी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई। तो ध्यान रखना, जो तुम्हारे पास AC एमीटर या AC वोल्ट मीटर जो होगा, हॉट वायर जो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, दे ऑलवेज मेजर वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट, ठीक। इस बात को मैं लिखवा देता हूँ। DC एमीटर या वोल्ट मीटर ये कैसा है, मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट्स,
मेजर एवरेज वैल्यू ऑफ करंट या फिर ईएमएफ, ठीक। तो hence in case of AC they always show a zero value. in case of sinusoidal current लिखना चाहिए, sinusoidal current या फिर EMF, क्योंकि अल्टरनेटिंग EMF ज़रूरी तो नहीं है ना, अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग करंट ज़रूरी नहीं है कि वो साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी टाइप का ही हो, साइन और कोसाइन फंक्शन ही हो। अल्टरनेटिंग ये भी अल्टरनेटिंग करंट है, ये लो, अभी थोड़ी है ये तुम्हारा साइनोसॉइड नहीं है ये, तो हमेशा जीरो आ जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। पर इन केस ऑफ साइनोसॉइडल करंट या ईएमएफ वो जीरो ही आएगा। इन केस ऑफ साइनोसॉइडल करंट ईएमएफ रीडिंग इक्वल ज़ीरो, ध्यान रखोगे, ठीक। अच्छा, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं टू मेजर AC current and EMF, we use hot wire instruments. ठीक, AC एमीटर सादा टर्म्स में या फिर वोल्टमीटर। हॉट वायर इसीलिए बिकॉज उसमें हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इज यूज्ड, there is a thermocouple involved. ठीक है, अब वो थर्मोकपल क्या है, कैसे किस तरह से क्या करता है, वो किस तरह से मेजर करता है, उस पे नहीं जाने का भी, ठीक। अच्छा, तो इतना तुम्हें पता रहना चाहिए कि हम लोग AC एमीटर AC वोल्टमीटर का प्रयोग करते हैं और वो हमेशा वर्चुअल करंट या फिर वर्चुअल ईएमएफ की वैल्यू ही हम लोगों को दिखाता है, ठीक है। इट ऑलवेज शोज वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट ईएमएफ, है ना। फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास मान लेते हैं, फर्ज करो करंट है, अगर मैं ऐसी करंट अगर मेजर कर रहा हूँ 10 साइन ओमेगा टी, तो देन मेरे पास जो एमीटर जो शो करेगा मेरे को वैल्यू फ्रॉम AC एमीटर, वो कितनी हो जाएगी, बराबर 10/√2, वो वर्चुअल वैल्यू देगा मेरे को, ध्यान रखना, इतना एम्पियर्स, ठीक, ध्यान रखना इस बात। अच्छा, तो मीन वैल्यूज़ और RMS वैल्यूज़ पर मैंने सिर्फ मैथमेटिकल टर्म्स पर बातचीत की है। RMS वैल्यूज़ का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग और क्या कैसा है, वो चीज़ थोड़ा सा नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं तुम्हें बता देता हूँ, ठीक है। ऐसे तो बातचीत कर ही ली है मैंने, थोड़ा सा और विस्तार पूर्वक मैं थोड़ा सा और बता दूंगा तुम्हें, ठीक है। अभी मैंने मैथमेटिकल टर्म्स में तो वैसे बातचीत कर ली है, ठीक। अच्छा, तो अभी इस वीडियो को ओवर करते हैं। अच्छा, वीडियो को ओवर करने से पहले एक बात ध्यान रखोगे, जो साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज रहता है, थीटा चाहे कैसा भी हो, साइन स्क्वायर थीटा का जो एवरेज रहेगा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा का जो एवरेज रहता है वो रहता है हाफ, और साइन थीटा और कोसाइन थीटा का जो एवरेज रहता है दैट इज़ ज़ीरो, है ना। तो जो एवरेज फंक्शन है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है, तुम ध्यान रखो, जैसे fx है प्लस gx है, इसका अगर मेरे को एवरेज ठोकना है तो ये मैं ऐसा कर सकता हूँ, fx का एवरेज कर लूँगा और gx का एवरेज कर लूँगा। अब जैसे अगर मेरे को मान लेते हैं a साइन स्क्वायर लेट से ओमेगा टी प्लस b साइन स्क्वायर या फिर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज निकालना है, ऐसे। तो मैं क्या करूँगा, देखो कांस्टेंट को तुम बाहर कर सकते हो, जैसे ये a है, यहाँ पर मान लेते हैं b है, ऐसा लिखो bgx है, इसमें तुम ऐसा कांस्टेंट को बाहर भी कर सकते हो विदाउट एनी इश्यूज़। इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से आ रहा है ये सब कुछ, तो इसको ऐसा कर लो, a साइन स्क्वायर
ओमेगा टी प्लस बी साइन कॉस स्क्वायर सॉरी ओमेगा टी, ऐसा इसको ऐसा लिख सकते हैं a/2 प्लस b/2। इसकी वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा हाफ, दिस ऑल्सो बिकम्स हाफ, ऐसा। ठीक, अगर तुमसे कोई पूछे इसका एवरेज बता रही, a साइन ओमेगा टी प्लस b कॉस ओमेगा टी, ऐसा इसका एवरेज कोई तुमसे पूछ रहा है, कैसे कर लेना, ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी है ना टाइम्स ए प्लस बी टाइम्स कॉस ओमेगा टी, ये ऐसा एवरेज हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये भी हट गया, ये भी हट गया, तो 0 + 0 दैट बिकम 0। ठीक, तो एवरेज में ये वाली चीज़ें ध्यान रखना थोड़ा, प्रॉपर्टीज़ ऑफ एवरेज फंक्शन, ये बात ध्यान रखोगे। ठीक, ओवर 1 साइकिल बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, ध्यान रखो। ठीक है, अच्छा, तो और कुछ तो इसमें याद रखने लायक नहीं है, बस ये चीज़ याद रख लेना, जो मीन वैल्यू आती है तुम्हारे पास 2/π, उसका वो फैक्टर याद रखना तुम, कहाँ गया वो 0.637 जो आता है एवरेज, हाँ ये जो 2 बाय कहाँ गया, हाँ ये 2/π जो आ रहा है ना, दिस 2/π इज़ 0.637, ये याद रखने का। ठीक, इसके साथ ही साथ 1/√2 कितना रहता है अपने पास, दोनों वैल्यूज़ लिख देता हूँ मैं, 2/π इज़ 0.637, 1/√2 इज़ 0.707। यू नीड टू रिमेंबर दीज वैल्यूज़, ये याद रखना है, ठीक है।